हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेहनत कर में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। होपफुली आप सब पढ़ रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स टाइम चल रहा है। अब एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में देखो, हम बायोलॉजी में सबसे पहले हमारा पढ़ने का क्या पैटर्न होगा। तो बायोलॉजी में हम सबसे पहले समझेंगे सेल को, और सेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सेल के सारे ऑर्गेनल्स, फिर उसके बाद सारे जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस, सब सेल का पूरा पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे टिश्यू, क्योंकि सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। फिर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू। सारे टिश्यूज पढ़ने के बाद हमारा शुरू होगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में जी देखो बहुत मजा आएगा, उसमें आप सारी चीजें जानोगे। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, सारे सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम पूरा ऑर्गन सिस्टम पढ़ लेंगे तो सीधी बात है, हमें पूरी बॉडी की नॉलेज हो जाएगी। जब हम पूरी बॉडी की नॉलेज हो जाएगी तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, पार्किंसन वगैरह, ट्यूमर, ये पटाउ सिंड्रोम्स वगैरह जो होते हैं, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम्स, वो सिंड्रोम्स को पढ़ेंगे। और डिसऑर्डर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम अपने आप में बहुत बड़ा है। पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, एस्कलमेंथिस, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, वर्टेब्रेटा। लास्ट में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे किंगडम। ये होगा हमारा जूलॉजी को पढ़ने का कंसेप्ट। यहां देखो, हमने प्लांट्स की एक भी बात नहीं करी है, क्योंकि वो हम बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जूलॉजी को, और जूलॉजी को कंप्लीट करने का जो हमारा पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा। माइंड मैपिंग हर सब्जेक्ट की हमारे माइंड में होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में समझो। एक बहुत महान फिलोसफर या एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए, बायोलॉजिस्ट हुए, जिनका नाम था एरिस्टोटल। ये वही एरिस्टोटल है जो अलेक्जेंडर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? एरिस्टोटल। अगर पूरे इतिहास में सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में किसी ने बात करी तो वो थे एरिस्टोटल। देखो, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, और लॉजी मतलब उनकी स्टडी। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। और सबसे पहले अगर लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करनी शुरू करी थी तो किसने करी थी? एरिस्टोटल। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। अब हमारे भारत में एक प्रक्रिया बड़ी बेकार है, अच्छी भी कह सकते हैं, बेकार क्यों, कि हमारे भारत में नामकरण बहुत करे जाते हैं। तो एरिस्टोटल बोल रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, एरिस्टोटल लग रहा है अंग्रेजों का शब्द है, तो हम इसे हिंदी में क्या बोल देते हैं? इन्हें अरस्तु। क्या बोल देते हैं जी? अरस्तु। तो अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो कई बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु। जबकि वो अरस्तु तो हमने नाम रखा है, एक्चुअल में उन्हें पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? एरिस्टोटल। और इसी से हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि एरिस्टोटल किसके गुरु थे? तो सिकंदर के, अलेक्जेंडर के। ठीक है, अब देखो, शुरुआत में तो सिर्फ क्योंकि इन दिनों बायोलॉजी के बारे में जानना शुरू हो रहा था, तो एकदम से तो सारी नॉलेज आपके पास आ नहीं जाएगी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में लोगों को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इंसान ही बायोलॉजी का प्रोसेस शो करते हैं, वही लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे हैं ही नहीं। इसलिए शुरू में पेड़ पौधों को हमने बायोलॉजी में रखा ही नहीं। हमने सिर्फ एनिमल्स को और एनिमल्स के साथ इंसानों को सिर्फ रखा बायोलॉजी में कि भैया यही लिविंग थिंग है, यही सांस लेते हैं। क्योंकि उन दिनों साइंस पनपनी शुरू हुई थी, जस्ट पैदा हुई थी, है ना। लोगों ने इसके बारे में जस्ट बात करनी शुरू करी थी, धीरे धीरे लोग एडवांस हुए। तो शुरुआत में जब बायोलॉजी बनी तो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ब्रांच थी जिसका नाम था जूलॉजी। कौन थी जी? जूलॉजी। अब देखो, जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाती है? जूलॉजी। तो शुरुआत में बायोलॉजी में सिर्फ जूलॉजी थी, लेकिन इसके 200, 300, 400 साल बाद जब थोड़ा सा बायोलॉजी में लोगों की पकड़ होने लगी, ये सारी बात बीसीस की है, बिफोर क्राइस्ट के, ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले की बात है ये, आज से 2-3 हजार साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको ये। तो उसके बाद क्या देखा गया कि यार सिर्फ इंसान ही सांस लेने की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन नहीं करते, पेड़ पौधे भी करते हैं। इसलिए फिर पेड़ पौधों की एक अलग से साइंस बनाई गई जिसको बोला गया बॉटनी। क्या बोला गया जी? बॉटनी।
समझे? तो बायोलॉजी का ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो आपको पता होना चाहिए। एरिस्टोटल ने सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में बात करी, और लिविंग थिंग्स एनिमल्स की स्टडी को हमने क्या बोला, जूलॉजी। और उसके 200 300 400 साल बाद प्लांट्स पता चला कि प्लांट भी भाई रेस्पिरेशन शो करते हैं, प्लांट भी एक्सक्रीशन शो करते हैं, प्लांट भी ट्रांसपोर्टेशन शो करते हैं। इसका मतलब वो भी लिविंग थिंग्स है। तो उनको जिस ब्रांच में रखा गया साइंस की वो थी बॉटनी। अब यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे पहले क्या आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। हम देखो सब पढ़ते चलेंगे, कुछ नहीं छूटेगा कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो मैंने आपको बताया एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। शुरुआत में बायोलॉजी तो सिर्फ, बायोलॉजी का शुरुआत में क्या मतलब था, सिर्फ जूलॉजी। और जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही है, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही शुरुआत में क्या था कि सिर्फ इंसानों में जान जीवन होता है और एनिमल्स में। लेकिन बाद में जाके देखा गया 400 साल बाद कि भैया पेड़ पौधों में भी होता है, तो उस ब्रांच को हमने क्या बोला, बॉटनी। इसके जो डिस्कवरर थे, जिन्होंने सबसे पहले पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग से बताया था, कौन थे? थियोफ्रेस्टस। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। जबकि फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहलाते हैं? एरिस्टोटल। ये चीज याद रखना, ठीक है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी थियोफ्रेस्टस, और जबकि फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, ठीक है? अब देखो जूलॉजी में अगर मैं इंसान की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, तो सबसे बेसिक चीज ऐसी कौन सी है जो सब में देखने को मिलेगी? वो है सेल। क्योंकि एवरी लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड एवरी नॉन लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम। अगर जो जीवित इकाई है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उनकी कोई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो वो सेल है। तो इंसान की सबसे छोटी ऐसी यूनिट जिससे इंसान बना हुआ है वो क्या है? सेल। इसलिए सेल को बोला गया है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो फंक्शनल वर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है, वैक्यूल्स अपना काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक अपना काम कर रहा है, गोल्गी एपरेटस अपना काम कर रहा है, न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, सेंट्रियोल्स अपना काम कर रहा है, लाइसोसोम अपना काम कर रहे हैं। तो सेल एक फंक्शनिंग कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, की फंक्शनिंग भी करता है, ठीक है? तो इसलिए सेल की डेफिनेशन क्या दी गई? स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि अगर इंसान की कोई सबसे छोटी यूनिट है, किसी भी लिविंग थिंग की कोई सबसे छोटी यूनिट है, तो वो सेल है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? क्या जी? सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको क्या किया? सबसे पहले डिस्कवर किया। अब देखिए, अगर आप 12th तक के बच्चे हैं तो रॉबर्ट हुक, खैर अगर आप ग्रेजुएशन लाइफ में भी हैं तो आपने रॉबर्ट हुक ही लिखना है। लेकिन कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछता है। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर तो किया था, लेकिन जो इन्होंने सेल को डिस्कवर किया वो डेड सेल था। उस सेल की क्या हो चुकी थी? डेड। मतलब वो फंक्शनल नहीं था, वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, कोई प्रोसेस उसके अंदर नहीं हो रहे थे, लेकिन था तो वो सेल ही। तो अगर सबसे पहले माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद अगर सेल को डिस्कवर किया तो वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी कि वो सेल कैसा था? डेड। इसके बाद एंटन वॉन लीवेनहॉक, आपने सबने इनका नाम सुना होगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो। लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब देखिए, अगर आप 9th 10th 11th 12th में, तो आप सीधा लिखिए कि अगर सबसे पहले सेल को फाउंड किसने किया तो रॉबर्ट हुक। लेकिन कंपटीशन में इसको दो तरीके से पूछता है कि डेड सेल की खोज किसने करी या लिविंग सेल की खोज किसने करी। तो अगर आपसे लिविंग पूछा जा रहा है तो आप लीवेनहॉक डाल देना, अगर डेड से पूछा जा रहा है तो रॉबर्ट हुक। देखो लीवेनहॉक एलन से शुरू भी हो रहा है तो याद करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले, लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है कि सेल की खोज किसने करी, वहां पर डेड और लिविंग अगर मेंशन नहीं है तो आप रॉबर्ट हुक ही लगाना, ठीक है? तो सबसे पहले सेल की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड सेल था। एंटनी वॉन ने लिविंग सेल की खोज करी। सेल की खोज तो हो गई, लेकिन अब तुमने खोज तो कर ली। अब जब सबसे पहली बार सेल को देखा गया तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसके अंदर बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स थे।
अब ये सेल करता क्या है, इसका क्या काम है, तो कोई थ्योरी तो देनी पड़ेगी सेल के बारे में। तो सबसे पहले अगर सेल के बारे में किसी ने डिटेल्ड में थ्योरी दी थी तो वो दो बंदे थे, शील्डन एंड स्वान। शील्डन एंड स्वान, ये याद रखने, कई बार पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो शील्डन एंड स्वान ने सबसे पहले थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड एवरीबॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ये दो स्टेटमेंट इनके बहुत ज्यादा जरूरी थे सेल थ्योरी में, आगे हमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सेल की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी, लेकिन वो सेल कैसा था, डेड। ठीक है, उसके बाद लिविंग सेल की खोज किसने करी, एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने करी। और सेल थ्योरी, अगर सेल के बारे में डिटेल्ड अगर डिस्क्रिप्शन किसी ने दिया, थ्योरी किसी ने दी, तो वो कौन थे, शील्डन एंड स्वान थे। ठीक है जी, ये तो सेल के बारे में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेल के बारे में हम कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कि बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड किसका है, कि पूरे संसार में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सबसे बड़ा सेल होता है और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। तो देखिए, बिगेस्ट सेल में तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उसके अंदर के जो सेल होते हैं, सेल निकल रहा है बार बार, वो सेल है। सेल जो होते हैं ना उसके अंदर के, वो बहुत, मतलब बहुत तो बड़े नहीं, हमें विजिबल तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म से अगर उसको कंपेयर करें तो ऑस्ट्रिच एग के जो सेल होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। तो इन ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सेल किसका है, तो ऑस्ट्रिच एग का। तो भाई जब हमें बड़ा पता है तो हमें छोटा भी पता होना चाहिए। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है जी, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसी का है तो वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा पूरे ये पूरा जो बैक्टीरिया है ना, इसका साइज ही सिर्फ एक सेल की बराबर है, और वो सेल भी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पूरे संसार में अगर सबसे छोटा कोई सेल है तो किसका है, वो माइकोप्लाज्मा का। अच्छा, ये तो हो गई वर्ल्ड की बात कि पूरे संसार में, लेकिन हमें ह्यूमन बींग्स में भी तो पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बींग्स में किसका बड़ा है, कौन सा सेल और कौन सा छोटा है। तो ह्यूमन बींग्स में देखो तीन चीज पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, एक हमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एक हमें पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। अब देखो इसमें तुम बोरा गए होगे, ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है। भाई लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा, ऊंचा, जबकि लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, चौड़ा। कुतुब मीनार ऊंचा है जबकि लाल किला चौड़ा है। तो बड़े को हम बोलते हैं लार्जेस्ट और ऊंचे को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट। समझे जी। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो स्पर्म सेल होता है, मेल में स्पर्म सेल होते हैं, ये सबसे स्मॉल होते हैं। और अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो फीमेल का ओवम, या हम इसको एग सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बींग में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे जी, स्पर्म सेल। और अगर फीमेल्स की बात करें तो नहीं, मतलब लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओवम। लेकिन लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल्स में आता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल। कौन से सेल जी, नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, जो डेंड्राइड, एक्सॉन्स वगैरह होते हैं ना जिसमें, वो वाले सेल्स न्यूरॉन्स के बहुत लंबे होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में सबसे लंबे सेल न्यूरॉन्स, सबसे लंबे बड़े सेल्स फीमेल्स में ओवम, सबसे छोटे सेल मेल्स में स्पर्म। अगर पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई सेल के बारे में। कॉपी पेन निकाल के लिखते रहना। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि रीजनरेशन ऑफ सेल की जो प्रॉपर्टी होती है, रीजनरेशन ऑफ सेल का मतलब समझते हो, अगर एक सेल की डेथ हुई तो दूसरा कितनी जल्दी बन रहा है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, पुनर्निर्माण, दोबारा से बन जाना। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ सेल सबसे ज्यादा कहां होता है, तो लीवर में। सबसे ज्यादा रीजनरेशन सेल कहां के हो जाते हैं, लीवर के। आपको पता है आपके लीवर को अगर थोड़ा बहुत आपका लीवर खराब भी है ना तो डॉक्टर काटते हुए कतराते नहीं है,
हालांकि लीवर बहुत मेन ऑर्गन्स है। अभी जब हम आगे लीवर को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि हमारे लिए लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरा डिटेल में। लेकिन लीवर में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि एक रीजनरेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम रीजनरेशन ऑफ ये सेल पढ़ रहे थे, बाहर से शोर। अब मैं जब भी वीडियो बनाता हूं ना, एक तो मेरे घर के जस्ट पीछे ग्राउंड है, तो यहाँ 24 घंटे बच्चे खेलते रहते हैं। ऊपर रेंट पे रहते हैं लोग, तो उनके मेमने से बच्चे कोई ची चा करता ही रहता है 24 घंटे। और उधर गली के बाहर एक का मकान तोड़ाई चल रही है, तो 24 घंटे उनके घर हथौड़ा बसता ही रहता है। लेकिन हमने भी ठान रखी इतने शोर में वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, इंसान के अंदर अगर कुछ करने का जज्बा है तो ये क्या शोर हमें रोकेगा? कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे। अब देखो, रीजनरेशन ऑफ सेल हम पढ़ रहे थे। रीजनरेशन ऑफ सेल का मतलब है कि अगर एक बार सेल डेड हुआ है तो कितनी जल्दी वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। रीजनरेट, अब देखो हमारी पूरी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो तुरंत अपने सेल को डिवाइड करके नए सेल बना लेता है। इंसान इसलिए तो इतना शराबी है, उसे पता है अपना लीवर काम करेगा, पी के लीवर गला लो, दोबारा डल जाएगा, दोबारा बन जाएगा। उसकी भी एक भाई लिमिट होती है ना। अब आप बोलोगे भैया सर अगर लीवर दोबारा बन जाता है तो लोग लीवर का खराब क्यों हो जाता है, उनका लीवर क्यों नहीं ठीक होता है? भाई हर चीज की एक लिमिट होती है ना। हाथी पानी में नहीं डूबेगा तो उसे समुद्र में थोड़ी ना फेंक दोगे, है ना। तो हर चीज की क्या होती है? लिमिट होती है। हमारी बॉडी में लीवर ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसमें हल्के बहुत सेल अगर डेड हो तो तुरंत लीवर उन्हें क्या कर लेता है? रीजनरेट। इसलिए सबसे ज्यादा रीजनरेशन कहां होता है? लीवर में। अब मान के चलो तुम्हारी कोई चक्कू मारने आ रहा है, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तो मान के चलो तुम्हारे दिल विल में मारने वाला है, वो उससे कह दे नहीं भाई रुक जा, एक काम कर, मेरे दिल में मत मार, मेरे लीवर में मार दे। वो कहेगा क्यों? कि तुम मार दे, तुम्हारे लीवर में मार देगा, तुम्हें घबराने वाली बात ही नहीं। डॉक्टर के पास जाना, लीवर में से चक्कू निकलेगा, थोड़े दिन बाद तुम्हारा लीवर क्या हो जाएगा? रिपेयर। क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है? रीजनरेशन ऑफ सेल। तो चक्कू कहां लगवाओगे? लीवर में। ठीक है जी। लेकिन सबसे कम रीजनरेशन की प्रॉपर्टी अगर हमारी बॉडी ऑर्गन में शो करता है तो वो कौन करता है? ब्रेन। हमारे ब्रेन में रीजनरेशन ना के बराबर होता है। इसलिए आपने देखा होगा जिसका एक बार ये कपार फूटता है ना, कृपाल फूटता है, जिसका सिर एक बार गया, ढंग से चोट लग गई, वो सीधा स्वर्गवासी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चोट लगने से ब्रेन के सेल डैमेज हो गए, और सेल डैमेज जब हो जाते हैं तो रीजनरेट वो होते नहीं। क्योंकि सबसे कम रीजनरेशन की प्रॉपर्टी किसमें होती है? ब्रेन में। सेल रीजनरेट होंगे नहीं, आपका ऑर्गन काम करेगा नहीं। ब्रेन आपके बॉडी का मेन एमसीबी होता है। जैसे घर में एक मेन एमसीबी होती है ना कि अगर वो डाउन हो गई तो पूरे घर की लाइट भाग जाती है, सेम वैसे ही आपका ब्रेन होता है। अगर आपका ब्रेन अपने जगह से हिला तो आपकी पूरी बॉडी जगह से क्या हो जाती है? हिल जाती है। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन कहां मिलता है? लीवर में। सबसे कम लीवर में, सबसे ज्यादा रीजनरेशन कहां मिलता है? ज्यादा लीवर में और कम ब्रेन में। अब देखो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि रीजनरेशन कम हो रहा है ब्रेन में, इसका मतलब सेल डिवीजन वहां पे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। भाई ट्यूमर कैसे होता है? लगातार सेल की ग्रोथ होते जाना क्या बना देती है? ट्यूमर। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि लीवर, इसमें ब्रेन में रीजनरेशन होता ही नहीं है, सेल डिवाइड होते ही नहीं है जल्दी से, फिर क्यों भाई हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है? कैसे गांठ बन जाती है? भाई गांठ तो जब बनेगी ना जब बहुत ज्यादा सेल एक जगह डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हम एक जगह पढ़ रहे हैं कि सेल डिवीजन ब्रेन में बहुत कम होता है। तो इसको भी बच्चों आराम से समझो कि हमारे ब्रेन में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन सेल्स और दूसरे होते हैं गीलियल सेल्स। कौन से सेल्स जी? गीलियल सेल्स। न्यूरॉन सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं 90%। कितने परसेंट? 90%। 10% हमारे ब्रेन में जो होते हैं वो होते हैं गीलियल सेल्स। अब देखो ये जो 90% न्यूरॉन सेल्स हैं ये रीजनरेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते बिल्कुल भी। 0% रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन होता ही नहीं। अगर ये सेल्स एक बार डेड हो गया तो जीवन भर डेड रहता है। जबकि जो ये गीलियल सेल्स है 10%, इनमें रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। जो हमारे ब्रेन में ट्यूमर होता है वो कौन से सेल्स की वजह से होता है? गीलियल सेल्स की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से। हमें कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, क्योंकि ट्यूमर की पहली शर्त ये होती है कि अनडिविजनल, अनवांटेड ग्रोथ हो जाए सेल्स की।
अनवांटेड ग्रोथ हो जाए और सेल्स की ग्रोथ होती चली जाए, तो जब सेल्स एक जगह इकट्ठा होते जाएंगे तो गांठ बनती जाएगी, सिस्ट बनता जाएगा और वही सिस्ट कहलाती है ट्यूमर। लेकिन न्यूरॉन्स में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं, ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां रिजनरेशन होता ही नहीं। तो ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो जाता है? ग्लियल सेल्स की वजह से। ठीक है जी, टेंशन मत लो, डॉक्टर बना देंगे तुम्हें पूरा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन कहां होगा? लीवर में, और सबसे कम कहां होगा? ब्रेन में। ठीक है जी, ये रीजनरेशन वाली बात याद रखना। तो अभी तक हमने सेल्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल थे। बायोलॉजी को फिर दो ब्रांच, पहले एक ही ब्रांच थी जूलॉजी जिसके फादर एरिस्टोटल ही थे, फिर दूसरी ब्रांच थियोफ्रास्टस ने बॉटनी बताई, फिर उसके बाद सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी? शील्ड एवं स्वान ने। फिर उसके बाद लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच। फिर सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ा ओवम, सबसे छोटा स्पर्म, सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन्स। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कौन शो करता है? लीवर। सबसे कम कौन शो करता है? ब्रेन। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या शुरू होता है जी? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो, सेल के ऊपर सबसे बाहर एक झिल्लीदार मेम्ब्रेन होती है। झिल्लीदार का मतलब समझते हो? छन्नीदार। जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है, वो कुछ चीजों को पास होने देती है अंदर से बाहर, कुछ को नहीं होने देती। आटा आप छानते हैं, छानने वाली छन्नी, जो भूसी होती है वो ऊपर रह जाती है, जो आटा होता है वो छन जाता है। मतलब सेलेक्टेड चीजों को उसने छनने दिया और कुछ चीजों को ऊपर रोक दिया। सेम हमारे सेल मेम्ब्रेन की ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ये कुछ चीजों को बाहर से सेल के अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है, कुछ को बाहर से अंदर से बाहर जाने के लिए अलाउ कर देती है। तो ये क्या कर रही है? अब एक बात बताइए, अगर ये सॉलिड होती, बिल्कुल दीवार की तरह ठोस होती, तो क्या बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कुछ जा पाता? नहीं जा पाता। जबकि सेल को जीने के लिए पानी भी चाहिए, ब्लड से ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो सारी चीजें ब्लड से सेल लगातार लेता रहता है। कैसे लेता है? क्योंकि जो इसकी सेल है वो कैसी होती है? मेम्ब्रेन टाइप। मेम्ब्रेन मतलब झिल्लीदार। ठीक है जी, तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल की सबसे पहले क्या है? मेम्ब्रेन मतलब सेल की आउटर कवरिंग। ये किसकी बनी होती है? 50% फैट को हम लिपिड लिखते हैं, और 50% प्रोटीन्स। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फैट और प्रोटीन का मिक्सचर होती है। ठीक है, पोरस होती है ये। पोरस मतलब इसमें छेद होते हैं, झिल्लियां होती हैं छन्नी की तरह। ठीक है, सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं हम इसको, है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जब इस सेल्स को बड़ा करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, किसके अंदर देखा गया जी? माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके बहुत सारे इसके ऑर्गन्स मिले। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब सेल के अंदर देखने को मिला। अब इंसान को तो सेल के बारे में ढंग से नहीं पता था, और जब उसने इस शुरुआत में मैग्निफिकेशन करा सेल का, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया, तो उसको ये सब दिखाई दिया। उसको समझ ही नहीं आया ये क्या है, क्योंकि उसे तो सेल के बारे में नहीं पता था अभी कंप्लीटली। अब सेल के अंदर इतना कुछ देखने को मिल गया। अब सारे साइंटिस्टों में एक भगदड़ मच गई, एक होड़ लग गई कि पहले मैं डिस्कवर करूंगा ये क्या है, पहले मैं डिस्कवर करूंगा, पहले मैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे आने वाले टाइम में किताबों में ये चीज पढ़ी जाएंगी, और अगर सबसे पहले हम अपनी थ्योरी लिख देंगे तो किताबों में हमारी थ्योरी लिखी जाएगी, सब हमें भगवान की तरह पूजेंगे। और सारे साइंटिस्टों ने इनके बारे में अब जानना शुरू कर दिया, तो हम भी इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा यहां पर आपको सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाऊंगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, इन सबको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के ऑर्गन्स। ये सब क्या है? सेल के ऑर्गन। जैसे हमारे ऑर्गन्स है, हमारा लीवर है, फेफड़ा है, उल्टी सीधी सारी चीजें हमारी क्या है? ऑर्गन्स है। उस पूरे ऑर्गन से हमारी क्या बनी है? बॉडी। वैसी जो पूरी सेल बॉडी है वो इन ऑर्गन्स से मिलकर बनी है। तो इन सारे ऑर्गन्स को कलेक्टिवली क्या बोल दिया गया है? सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गन्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को देखो बोला गया पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो आप सब पढ़ते हैं, लेकिन आज आप समझे कि इसको क्यों बोला गया है पावर हाउस ऑफ सेल, है ना? बहुत ही आसान भाषा में और बिल्कुल एक्यूरेट आप चीजें जान जाएंगे। देखो, इन सबको अपना अपना काम करना होता है सेल के अंदर।
सबके अपने अपने काम बटे हुए कि भाई तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू दूध लेकर आएगा, तू लस्सी बनाएगा, तू आलू सब्जी लेकर आएगा, तू पिज्जा लेकर आएगा, तू छोड़ने जाएगा, तू कोट पैंट प्रेस करेगा। सबके काम होते हैं अपने अपने। अब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी काम विदाउट एनर्जी आप नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे जैसे हम बूढ़ाऊ होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हमारी ऑर्गन्स, हमारे जितने भी बॉडी, वो धीरे धीरे अपने मरने की स्टेज पे पहुंचने लगते हैं। ठीक है, आपने बूढ़ेपन में देखा होगा, कोई खाट पे बैठ गया तो उठ भी नहीं पाता, उसे धक्का लगा के उठाना पड़ता है बूढ़े इंसान को। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ क्या हो जाता है, हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है, और एनर्जी ना होने के कारण हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती। तो सेम ऐसी सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, उनको भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। साइंस का तो लॉ है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन आपका 0 होगा। तो इन सबको सवाल आता है कि काम तो करेंगे, लेकिन इनको एनर्जी कौन बना के देगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना हाथ खड़ा किया कि टेंशन मत लो भाइयों, मैं तुम सबके लिए एनर्जी बनाऊंगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने काम ले लिया कि मैं तुम सबके लिए एनर्जी बनाऊंगा, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एनर्जी बनाता कैसे है? जब हम आगे रेस्पिरेशन पूरा पढ़ रहे होंगे तो हम वहां पे 2 तरीके का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पूरी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में नहीं लेकिन हल्का हल्का पढ़ेंगे। तो वहां पे हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को बनाता है, और ग्लूकोज हमारी होती है एनर्जी की फॉर्म। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज फॉर्म में। उस ग्लूकोज को बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये एनर्जी बना रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बना रहा है एनर्जी? क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। अब दूसरा सवाल आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, चलो ये तो आपको समझ आ गया कि कैसे बनाता है, थोड़ा सा इसको भी और डिटेल में समझ लो। आपके पूरे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में गैसेज है, आपने कोई भी गैस इनहेल करी, सांस लिया, तो सांस लेने से गैसेज आपके अंदर चली गई लंग्स के पास। अब आपके लंग्स का काम होता है कि जितनी भी आपने गैस को इनहेल किया है, अंदर आपके गई है, सब में से ऑक्सीजन को छाट ले और बाकी सारी गैसेस को एज इट इज बाहर निकाल दे। तो लंग्स फटाफट फटाफट उस गैस में से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और बाकी सारी गैसेस को रिलीज कर देंगे। इतने ही आप जानते हैं कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम होता है हार्ट का। तो जैसे ही हार्ट के पास ब्लड आता है, ब्लड उसे पंप कर देता है, बोलता है जा भाई खून बहुत तुम सारे शरीर में घुमाया, अब तू काम कर थोड़ा। तो ब्लड बोलता है बताइए क्या काम करना है, कि लंग्स के पास जा, और लंग्स ने ऑक्सीजन पकड़ के रख रखा है अपने पास, जा और उससे ऑक्सीजन लेके आ। तो ब्लड कहेगा जी हमारे तो हाथ पैर है नहीं, हम जाए कैसे? तो हार्ट बोलेगा ले मैं तुझे पंप कर रहा हूं जोर से। हार्ट ब्लड को क्या करता है? पंप, और पंप होते के साथ ही ब्लड आ जाता है हमारी लंग्स में। कहां जाता है? लंग्स में। अब लंग्स में ऑलरेडी इकट्ठा हो रखा है क्या? ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को ढूंढ लेता है, कहां बैठा है ऑक्सीजन, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दुनिया भर के सेल्स होते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है ब्लड का जो ऑक्सीजन को जाके पकड़ता है? वो पकड़ता है हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स में जाके पहचानता है कि कहां पे है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके ये इस ऑक्सीजन को लेके आ जाता है। अब खून ऑक्सीजन लेके दोबारा दिल के पास आ गया कि हट आपने बोला था जा फेफड़ों से ब्लड लेके आ और ऑक्सीजन लेके आ, मैं लेके आ गया। अब हार्ट बोलेगा तुझे एक काम और करना है, ब्लड बोलेगा क्या, कि देख तू फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके तो आ गया, ठीक है, अब इसे पूरे शरीर में बांट के आ जा। तो बोलेगा अपने तो हाथ पैर वो है ही नहीं, लेग है ही नहीं हमारे। सीबीएसई वाले पैर को लेग बोलते हैं, लेग, एलएजी, है ना, क्या बोलते हैं? लेग। और हिंदी मीडियम का होगा टंगड़िया, गौर, टांग, 6 नाम है। सीबीएसई वाला एक नाम में दूर हट जाता है, लेग। ठीक है, तो अब दिल बोलेगा कि जो भी तेरे पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है जा पूरी बॉडी को दे के आ। तो ब्लड बोलेगा मैं कैसे जाऊं? तब दोबारा से हार्ट उसको पंप करेगा जोर से, और सारा खून हमारा कहां चला जाएगा? बॉडी में। और बॉडी में से हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की। सारे सेल्स उस ब्लड में से ऑक्सीजन को ले लेंगे।
अब सेल्स ने ब्लड में से क्या ले लिया, यहां मान के चलो ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, सारे सेल्स ने ब्लड में से क्या ले लिया, ऑक्सीजन। क्या ले लिया जी, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये दे दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ये जो ब्लड में से ऑक्सीजन आया ये किसको दे दिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, क्या करके, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बना देगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज मतलब बन गई एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी ही एनर्जी है। अब बस क्या करना है कि इन सबको बांट के आनी है। अब इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, वो हम पूरा कंप्लीटली रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि क्रेब्स साइकिल, एटीपी 38 एटीपी से कैसे ग्लूकोज बना, क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ, वो सब वहां पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटा बस इतना समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को लेके उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी को बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है एनर्जी, तो ग्लूकोज की फॉर्म में। क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो C6H12O6 बन गई एनर्जी। अब देखो यहां पर एक फिर दिक्कत वाली बात होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बना तो दी, अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर खुद इन सबको एनर्जी बांटने जाएगा, तो अगर वो एनर्जी बांटने जाएगा तो फिर एनर्जी बनाएगा कौन, एक बांटने वाला चेला होना चाहिए ना। अब मान के चलो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली। अब पार्ले जी क्या करे, जो कारीगर उसके बिस्किट बना रहे हैं उनसे बोलते जा भी तुम पहले बिस्किट बनाओगे और तुम ही फिर बांट के आओगे, तुम ही डिस्ट्रीब्यूट करके आओगे, तो कंपनी चल गई। भाई क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर टीम अलग होती है ना, और जो प्रोडक्शन टीम है वो अलग होती है। कंपनी में धड़ाधड़ पार्ले जी सुबह शाम बन रहा है और ट्रकों से डिस्ट्रीब्यूटर सुबह शाम पहुंचाए जा रहे हैं, तो काम रुक नहीं रहा है, लगातार चल रहा है। अब मान के चलो वही टीम पार्ले जी बना रही है और फिर वही टीम पार्ले जी बांटने जा रही है। जब वो टीम पार्ले जी बांटने जाएगी तो उस समय पार्ले जी बनाएगा कौन, सेम माइटोकॉन्ड्रिया इन सबको बोलता है कि भाई तुम घास खाते हो या रोटी। सबने बोला क्या भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, बात बता क्या हुई, कि मैंने एनर्जी तो बना दी, अब अगर मैं तुम्हें एनर्जी देने जाऊंगा तो कौन तो बार बार इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कौन एनर्जी बनाएगा, ये बताओ। सबने बोला यार माइटोकॉन्ड्रिया बात तो सही कह रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा गया कि बताओ अब तुम चाहते क्या हो, कि मुझे एक चेला दो मेरा। कि कैसा चेला, कि वो लगातार मुझसे एनर्जी लेगा, मैं उसे एनर्जी देता जाऊंगा और उसका सिर्फ काम होगा कि तुम सबको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए। तो सबने आपसी सहमति बनाई कि माइटोकॉन्ड्रिया का चेला किसे बनाया जाए। तो फाइनली फंसा दिया गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस रोए जा रहा है, नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा इसका चेला। सबने मिलके गोल्गी एपरेटस पर दबाव बना दिया जी, दबाव। अब गोल्गी एपरेटस को मजबूरन मानना पड़ा कि ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया जी तुम एनर्जी बना देना, हम बांट के आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ने बोल दिया मुंह मत लटका, तुझे रिश्वत मिलेगी। अब जैसी रिश्वत का नाम सुना, ये तो भारत के खून में, रिश्वत मतलब चांदी चांदी। गोल्गी एपरेटस बोलता है किस बात की रिश्वत, जल्दी बताओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है देख मैं एनर्जी बना के तुझे दूंगा, तो तू एनर्जी ने बांट के, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ी एनर्जी अपने पास में रख लियो। गोल्गी एपरेटस की तबीयत खुश, पैसा कहीं बांटने जाना है बांटाओ, थोड़ा सा जेब में डाल लो, क्या दिक्कत वाली, खुशी खुशी इंसान बांटेगा। सेम ऐसी गोल्गी एपरेटस करता है। गोल्गी एपरेटस भी एनर्जी बांटने के लिए घूस खा रहा है हमारे सेल के अंदर, तो इंसान घूस नहीं खाएगा क्या, इसलिए घूस खाते हैं हम, क्योंकि हमारे सेल के अंदर भी घूस भरी पड़ी है। अच्छा मजाक कर रहा हूं ये समझाने के लिए मैं आपको, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। जबकि गोल्गी एपरेटस क्या करता है, उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। दो का काम समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, गोल्गी एपरेटस उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा और बाकी सारे ऑर्गेनल्स को देके आ जाएगा, और बाकी सारे ऑर्गेनल्स खुशी खा फिर अपना काम करने लगेंगे, क्योंकि भाई इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस का काम आपको समझ आ गया और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझ आ गया। अच्छा, गोल्गी एपरेटस से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका नाम गोल्गी एपरेटस ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसको खोज किया था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे,
उन्होंने इस ऑर्गन्स की खोज करी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कैमिलो गोल, मतलब इसका नाम गोल्गी एपरेटस क्यों पड़ा, क्योंकि इसको जो जिन्होंने ढूंढा था उनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी। अब देखो हमारा तीसरा ऑर्गेनल शुरू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो सबसे पहले इसे समझने से पहले एक बात बताओ बच्चों, आपकी बॉडी स्ट्रेट खड़ी है किसकी वजह से, आपकी स्केलेटन की वजह से, आपके अंदर जो हड्डियों का ढांचा है उनकी वजह से आपकी बॉडी सीधी खड़ी है। अभी अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो बैंड ही रहेगा। तो हमें जो एक शेप मिली हुई है, एक साइज जो मिला हुआ है, वो किसकी वजह से मिला हुआ है, हमारे स्केलेटन की वजह से, है ना जी। हमारा ब्रेन, ये अंदर क्या है पूरे में, ये हाथ वगैरह, ये है ना ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस की सारी हड्डी होती है। ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये हाथ की हड्डियां होती है ना, ये वाली ह्यूमरस, ये वाली रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, उंगलियों में फेलेंजेस। तो इन हड्डियों की वजह से मेरे हाथ को एक शेप मिल रही है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी को शेप कौन दे रहा है, स्केलेटन। अगर वो स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी बॉडी खड़ी नहीं हो पाएगी, मास कैसे खड़ा हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। सेम वैसे ही सेल को भी तो कोई स्ट्रक्चर दे, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा स्केलेटन। हमारा शेप एंड साइज किसकी वजह से मेंटेन हो पा रहा है, हमारे स्केलेटन की वजह से। सेम वैसे ही अगर सेल का शेप एंड साइज मेंटेन होता है, शेप एंड साइज, या सेल को अगर कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, कैसा सपोर्ट जी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, या आप लिख सकते हो मैकेनिकल सपोर्ट अगर कोई उसको देता है, वो कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देता है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए इसको बोलते हैं पिलर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं जी, पिलर ऑफ सेल, मतलब ये पिलर का काम कर रहा है। हमारी बॉडी में पिलर का काम कौन कर रहा है, हमारा स्केलेटन, लेकिन सेल में पिलर का काम कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा भी होगा सेल के अंदर ऐसे ऐसे शेप में होते हैं, ये ऐसे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, सो दैट सेल पिचके ना, उसकी शेप मेंटेन रहे, साइज मेंटेन रहे। सेल में आपने देखा होगा ना बहुत सा ऐसा रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है भैया सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये होती है दो तरीके की, कितने तरीके की जी, दो। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मलाईदार, बिल्कुल चर्बी इतनी हो, चिकना, बिल्कुल बिल्कुल चिकने को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। रफ का मतलब खुरदुरा, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या होता है जी, चिकना, आई चिकनी चमेली, है ना। और रफ यार मतलब क्या होता है, खुरदुरा, खुरदुरा, है ना। अब देखो इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट चाहिए हमें, भाई फैट चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी को फैट होता है। तो अगर कोई मारता है तो चोट नहीं लगती। आपने देखा होगा जानवरों को हम मारते हैं जोर जोर से, लेकिन उनके चोट नहीं लगती, घुसे घुसे से उन्हें कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनकी चमड़ी में फैट बहुत होता है। तो फैट हमें ठंड से भी बचाता है, साथ में फैट से चोट से भी बचाता है फैट हमें, इसलिए फैट बॉडी में जरूरी होता है। अब इसका ये मतलब थोड़े ना है कि 500 कुंटल के होके बैठ जाओ, फैट चढ़ा के बैठ जाओ। नहीं, फैट चढ़ाना है, सर जी ने कही थी फैट हमें ठंड से बचाता है, आज से रिजाई चद्दर जैकेट वैकेट सबका काम खत्म, मोटा हो जाऊंगा, इतना फैट चढ़ा लूंगा, इतना फैट चढ़ा लूंगा कि जर्सी भी नहीं पहननी पड़ेगी। ऐसे नहीं करना, ठीक है। स्मूथ ईआर हमारी बॉडी में फैट बनाते हैं, क्या सिंथेसिस करते हैं, फैट। और ये वो फैट होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए ऑर्गन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। आपने देखा होगा आजकल के लोग जिम जाके बिल्कुल मस्कुलर बॉडी बना लेते हैं। अब बॉडी पे फैट क्या हो जाता है उनके, जीरो। जरा सा दीवार से घिसेंगे छिल जाती है, क्योंकि फैट है ही नहीं। और कोई मोटा सा इंसान अगर दीवार से घिसेगा छिलेगा ही नहीं, क्योंकि फैट बचा लेगा, चोट लगने नहीं देगा, है ना। तो फैट किससे बचाता है, इंजरी से। तो उस फैट को अगर कोई बनाता है तो स्मूथ ईआर बनाता है जी, ठीक है। अब बात आती है रफ ईआर क्या करता है। रफ ईआर राइबोसोम के साथ मदद करके, अभी हम राइबोसोम्स को आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम्स की मदद से
ये रफ ईआर जो होता है ये बनाता है प्रोटीन। हमारी बॉडी की सबसे मेजर रिक्वायरमेंट में से एक है प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कौन करता है? रफ ईआर। रफ का मतलब समझते हो खुरदुरा। जैसे मान के चलो अभी मेरा हाथ है, मेरे हाथ का अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। मैं यहां पे कोई चीज रखूंगा फिसलती हुई यहां पे चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसे खुरदुरा करना है, तो मान के चलो मेरे घर के बराबर में काम चल रहा है ना, वहां पे जाके मैंने उसके जो मिस्त्री का मसाला होता है ना, वो जिसमें बजरी वजरी है, उसमें जाके हाथ दे दिया। अब मैंने हाथ निकाला तो मेरा हाथ अभी स्मूथ बचेगा नहीं, सारे पे क्या चिपक जाएगा? रेत। या मान के चलो आपके घर के आगे तो जरूरी नहीं है कि वो चल रहा हो, किसी के मकान में तोड़ाई फोड़ाई का काम, आप नाली में हाथ जाके दे दो। नाली तो हुई कि सबके घर पे, गटर वगैरह, उसमें हाथ जाके दे दो। उसके बाद आप अपना हाथ देखेंगे कैसा हो जाएगा? खुरदुरा। समझे नहीं समझे? तो रफ ईआर का मतलब क्या होता है? रफ ईआर एक मतलब टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कैसा होता है? खुरदुरा। काम क्या होता है इसका? प्रोटीन बनाना। किसकी मदद से? राइबोसोम्स। अभी जब हम आगे हम पढ़ेंगे ना, जब हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहे होंगे, दो तरीके के मेनली जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनाता है, हमें पूरी साइकिल समझनी है। बड़ी मजेदार साइकिल है, आपको समझ आ जाएगा पूरा प्रोटीन कैसे बनता है। और उसके बाद हम लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे कार्ब्स, ये मिनरल और न्यूट्रिशन चैप्टर, तो वहां पे इनका डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ना अच्छा होता है। तो आज हमने यहीं पे क्लास को अभी ओवर करते हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनल्स में 3 ऑर्गेनल्स पढ़ लिए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्गी एपरेटस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सेल, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिलर ऑफ सेल। ठीक है जी, नोट्स बनाते रहना, ये हमेशा काम आएंगे। बोर्ड्स में भी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे नॉर्मल एग्जाम्स हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, आपके सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।